हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम नलिनी त्यागी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी एजुकेशन। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं सैम्पल पेपर्स, जो कि सैम्पल पेपर सीबीएसई ने स्टैंडर्ड आपका दिया है अपनी वेबसाइट पे। उसे आज हम लोग आपके लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 में क्या आ रहा है? इफ़ एक्स वाई, आपको दो मल्टीप्लीकेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 180 एंड HCF of xy is equals to 3. You have to find LCM of xy. आप सब लोगों को पता होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। सबको पता होगी ये बात, दैट x इंटू वाई इज ऑलवेज इक्वल टू LCM ऑफ xy इंटू HCF ऑफ XY। ये बात सबको पता है। x इंटू वाई कितना गिवन है? 180। LCM हमें फाइंड करना है एंड HCF कितना गिवन है? 3। ये 3 डिवाइड में आ जाएगा तो हमारा LCM ऑफ XY कितना निकल के आ जाएगा? 180/3 60। तो LCM कितना निकल के आ गया? 60। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी में इन्होंने और करके एक और क्वेश्चन दिया है दैट 1 4 5 8 7/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। आपको बताना है कि कितने नंबर के बाद ये जो है वैल्यू वो टर्मिनेट हो जाएगी, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। तो इसके लिए हमारे पास सीधा हमें पता होता है कि जो हमारी मैक्सिमम पावर होती है 5 की, क्या होती है? मैक्सिमम पावर। पहले तो हम ये चेक करते हैं टर्मिनेटिंग के लिए कि हमारे बेस में 2 और 5 होने चाहिए सिर्फ। अगर 2 और 5 है, 2 और 5 ही है। दूसरा, जो मैक्सिमम पावर होती है उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या होगा? ये टर्मिनेट होगा। तो कितनी है इसकी मैक्सिमम पावर? 4 है 5 की। तो इसमें सिर्फ आपको ये लिखना है आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। ओके, बस यही लिखना है आपको इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है? इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² प्लस kx प्लस 6, 3x² प्लस kx प्लस 6 एंड सम ऑफ जीरोज, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3, देन फाइंड k। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोज क्या होता है? फॉर्मूला होता था सम ऑफ जीरोज का, याद होगा सबको। क्या होता है सम ऑफ जीरोज? माइनस b/a होता है माइनस b/a। जीरो सम ऑफ जीरोज कितना है? 3 माइनस b की वैल्यू कितनी? k अपॉन a की वैल्यू कितनी? 3। तो k इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 3 जा 9 और ये माइनस इधर चला जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? -9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की आपको पेयर गिवन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 6x प्लस ky इज इक्वल्स टू 8 डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो अब आप लोग बताएंगे, मैंने बताया था आप लोगों को नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन किसकी होती है? नो सॉल्यूशन की। तो वैल्यूज पुट करेंगे। a1/a2 कितना? 3/6। b1/b2 कितना? 1/k इज नॉट इक्वल टू 3/8। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3/6 मतलब 1/2 आ गया। 1/2 इज इक्वल्स टू 1/k। k इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। k की क्या वैल्यू आएगी? 2। फॉर k इज इक्वल्स टू 2 दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chair and 1 table cost rupees 2400, form linear equation to represent this situation. You have to form the linear equations only, you don't have to solve them. तो हम let
cost of one chair is equals to x rupees. Cost of one table is equals to y rupees. तो अब कंडीशन वन में क्या कह रहा है, 3 chairs and 1 table, that means 3 into x plus y is equals to cost कितना हुआ 1500. इक्वेशन नंबर आ गई 1. सिमिलरली 6 chair and 1 table, 6 chair मतलब 6 into x plus 1 table is equals to cost कितना हुआ 2400. ये आ गई इक्वेशन नंबर 2. तो ये हमारा हुआ दोनों इक्वेशंस का लीनियर रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 27, 24, 21 इज 0. 27, 24, 21 एंड 0, दैट मीन्स लास्ट टर्म क्या है आपकी 0 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो a आपको कितना गिवन है 27. d इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा a2 माइनस a1. a2 कितना 24 माइनस 27 कितना आया -3 और an हमारा कितना है 0. अब वैल्यू पर फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला क्या होता है an का, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू पुट करेंगे, an कितना 0, a कितना 27 प्लस n वी हैव टू फाइंड एंड d इज -3. ये 27 इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, -27 माइनस प्लस -3 एंड -1. माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 27 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. तो n इज इक्वल्स टू कितना, ये 1 ऐड हो जाएगा इधर जाके, n इज इक्वल्स टू 8. तो n इज इक्वल्स टू 8 आ गया हमारा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन हैज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में इसने और करके एक क्वेश्चन और दिया है. जो सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में इसने दूसरा क्वेश्चन और दिया है. इसमें भी इसने एपी का एक क्वेश्चन दिया है दैट इफ d इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 7 एंड a इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड a n इज इक्वल्स टू 4. यू हैव टू फाइंड a. ठीक है, ये इसने क्वेश्चन दिया. तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे अभी जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में लगाया था. a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a n की वैल्यू कितनी 4, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड 7 माइनस 1 इंटू 4, 7 माइनस 1 6, 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 इंटू 4 24 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इज इक्वल्स टू a. तो a की वैल्यू कितनी आ गई -20. आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन. चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स. क्या है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स. तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती थी, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. तो पुट करते हैं, a इज इक्वल्स टू कितना 9, b इज इक्वल्स टू कितना 6k, c इज इक्वल्स टू कितना 4. पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को, 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0. 36k स्क्वायर माइनस 36 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0. देखो 36 दोनों में से कॉमन आके 0 हो जाएगा. k स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. ये 36 उधर जाके 0 हो जाएगा. k स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. k इज इक्वल्स टू √4, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. तो किन वैल्यूज़ के लिए होगा, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 के लिए क्या होगा, इसके इक्वल रूट्स होंगे. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0.
इसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 10, 10 के ऐसे फैक्टर की 7 आए, 5 इंटू 2, 5 टू जा 10 एंड 5 इंटू 7 हो गए इसके फैक्टर। करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को जब 0 का अलग अलग इक्वल इक्वेट करेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 रखा जब, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो x के दो रूट क्या आ गए, -5 एंड -2। इसी में इसने और करके एक क्वेश्चन और दिया है, और करके क्या दिया है इसने, और करके कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30a(x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स की क्या कंडीशन होती थी, इमेजिनरी रूट कब आते थे, जब हमारा जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होती थी अंदर वाली b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो नेगेटिव में हो जाए, दैट मीन्स नो इक्वल रूट्स के, नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन आएगी दैट b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी स्मॉलर देन 0। ये नेगेटिव में होना चाहिए। जब ये नेगेटिव में होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। अगर नेगेटिव तो क्या होगा, इमेजिनरी वैल्यू होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। b स्क्वायर कितना, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना 30a इंटू c कितना 1 इज स्मॉलर देन 0। इसे सॉल्व करेंगे 36 प्लस हो जाएगा माइनस 120a इज स्मॉलर देन 0। ये इधर जाएगा, 36 इज स्मॉलर देन 120a, दैट मीन्स a कितना आ जाएगा। जब हम इसे इधर लिखेंगे, जब इक्वल का साइन होता था तो किसी को किधर भी लिख लेते थे, लेकिन अगर अब हम इसे इधर लिखेंगे तो हमारा साइन भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। शुड ग्रेटर देन 120a शुड बी ग्रेटर देन 36, दैट मीन्स a शुड बी ग्रेटर देन 36/120। a शुड बी ग्रेटर देन 3/10। क्या होना चाहिए, a की वैल्यू 3/10 से बड़ी होनी चाहिए। सिर्फ इस कंडीशन के लिए क्या होगा, इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। आई थिंक क्वेश्चन समझ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये एक डायग्राम दिया है। ये एक सर्कल है, उसके दो टेंजेंट हैं PQ और PT एंड LQ एंड LN, और इधर MN और MT। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ PQ गिवन है। PQ की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द ट्राइंगल PLM का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM फाइंड करना है, और आपको PQ की वैल्यू 28 गिवन है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा क्वेश्चन। अब आप देखिए, ये सर्कल है और सर्कल के टेंजेंट क्या होते हैं। अगर एक पॉइंट से सर्कल के दो टेंजेंट खींचे जाएं तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यू नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए सर्कल फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। दैट मीन्स हमारा PQ इज इक्वल्स टू होगा PT के होगा। पहले हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM क्या होगा, बताइए। PLM क्या होगा, PL प्लस LM प्लस PM होगा। PL प्लस LM प्लस PM। ठीक है जी, अब देखिए, जो ये PL है और ये PM है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम PQ को क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल्स टू PL प्लस LQ लिख सकते हैं, और LQ को क्या लिख सकते हैं, LQ हमारा LN के इक्वल है। PL प्लस LN हो गया एज LQ इज इक्वल्स टू LN। वही सेम रीजन है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट।
पॉइंट L से दो टेंजेंट है LN और LQ, ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, तो इसीलिए LQ को क्या हमने लिख लिया LN। अब हमारा PQ क्या हो गया, PL प्लस LN हो गया। सेम इधर भी क्या हो जाएगा, PM प्लस, इस PT को अगर मैं लिखूं तो PT भी मेरा क्या हो जाएगा, PM प्लस MT, PM प्लस MT। और PT तो किसके इक्वल है, PT तो PQ के इक्वल है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया, PQ। PM प्लस MT लिखते हैं, PM क्या हो गया हमारा, PM तो PM ही रहा, MT हमारा हो गया MN, तो PM प्लस MN इज इक्वल्स टू PQ। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए जब इसे और इसे मैं ऐड करूंगी तो PM प्लस MN प्लस PL प्लस LN इज इक्वल्स टू PQ प्लस PQ। ठीक है, इधर वाला पोर्शन इधर वाले पोर्शन के साथ और ये वाला PQ के साथ, PM MN PL LN। अगर मैं इस MN और LN को एक साथ लिख दूं, MN और LN, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, LM हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकती हूँ, LM। तो PM प्लस PL एज इट इज प्लस LM इज इक्वल्स टू 2 इंटू PQ। और ये क्या है, ये तो हमारा पेरीमीटर था ना, दिस वॉज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एंड 2 इंटू PQ की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 2 इंटू 28 56 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, 56 सेंटीमीटर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ़ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। ये एक सर्कल है, इस पे दो टेंजेंट इंक्लाइंड है, एक ये और एक ये कितना 60 डिग्री। और इसने कहा दैट ड्रॉन एट ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, आपको ये दोनों टेंजेंट की लेंथ बतानी है। दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे ये तो पता ही है, अगर ये O है, ये A है और ये B है और ये सपोज C है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ यहाँ पे और इसे यहाँ पे, अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। पता है क्यों होंगे, क्योंकि AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज कॉमन। तो RHS से और ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री होता है। सेंटर के सर्कल के सेंटर से जब हम टेंजेंट के ऊपर कोई साइड मिलाते हैं उसे, तो वो कितना डिग्री बनाती है 90 डिग्री बनाती है जब हम इसे टेंजेंट से मिलाते हैं। तो ये कितना 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल BOA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC होंगे। अब ये दोनों जब कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 60 डिग्री, तो एंगल ABO इज हाफ ऑफ एंगल ABC हो जाएगा, ABC का हाफ हो जाएगा। ABC कितना है 60 डिग्री। ठीक है जी, तो एंगल ABO मेरा कितना निकल के आ गया 30 डिग्री। अब देखिए आपके पास ये वाला एंगल है और ये क्या है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी एक साइड हमारे पास है। हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है। तो देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के यहाँ बना लूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये O, ये A, ये B, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो एंगल हम लेते हैं जब हम इस तरह से बनाते हैं तो जो एंगल हम लेते हैं उसके साथ वाली साइड क्या होती है बेस। तो ये मेरा क्या हो गया बेस और ये मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर। अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, हमें बेस निकालना है और परपेंडिकुलर हमें पता है और एंगल हमें पता है। हम लगाएंगे इसमें tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा बताया था। तो P अपॉन B। tan थीटा कितना, थीटा कितना था यहाँ पे 30 डिग्री था, तो tan
1030 इज इक्वल्स टू पी कितना 3 अपॉन बी वी हैव टू फाइंड। तो 1030 की वैल्यू बताइए जल्दी से। 1030 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन बी, बी इधर रखेंगे, बी इज इक्वल्स टू 3√3 सेंटीमीटर। बेस हमारा आ गया। बेस ही क्या था हमारा, बेस ही हमारा ए बी था। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी इज इक्वल्स टू 3√3 सेंटीमीटर। जितना ए बी है उतना ही पी सी होगा, दोनों सेम होंगे, टेंजेंट सेम पर पॉइंट से खींचे गए हैं, तो दोनों की वैल्यू आप क्या लिख देंगे 3√3। आप चाहे तो वैल्यू भी रख सकते हैं √3 की। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7321। ठीक है, वैल्यू का रख के आप पुट करके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने और करके एक क्वेश्चन और दिया है। इसमें क्या है, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो कि यहाँ पे पी पॉइंट पे कट कर रहा है, और यहाँ पे क्या है क्यू है। और इसने एक ट्राइंगल बनाया इस तरह से, ठीक है। तो ट्राइंगल पी क्यू ओ इसने कहा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल पता होगा क्या होता है, क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड क्या होती है इक्वल होती हैं। तो इस ट्राइंगल में हमें पता है कि टेंजेंट के ऊपर जब हम सर्कल सेंटर से मिलाते हैं टेंजेंट को, तो वो जो एंगल बनता है वो तो कितना बनता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, तो 90 के अपोजिट हमेशा क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। और हाइपोटेनियस क्या होता है हमेशा बिगेस्ट साइड होता है। हाइपोटेनियस कभी किसी के इक्वल नहीं हो सकता। कौन कौन हो सकता है, बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इसकी कौन सी दो साइड इक्वल होंगी, एक ये और एक ये, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड एंगल ओ क्यू पी। ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ओ क्यू पी आपको फाइंड करना है, ठीक है जी। ओके जी, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था tan थीटा लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस साइड के साथ वाला बेस और हाइपोटेनियस, और साइड जो एंगल हमें दिया है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है, तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा p अपॉन b। tan थीटा हमें पता नहीं, tan थीटा लेके चलेंगे। p और b इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो p और b क्या है इक्वल है, तो ये p अपॉन p हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1। तो tan थीटा कितना आ गया 1, और tan थीटा में 1 की वैल्यू कितनी, किसकी होती है जल्दी बताएंगे 45 डिग्री की। तो ये कितना हो गया tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 45। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है in the triangle ABC, D and E are the points on AB and AC respectively such that DE is parallel to BC. If AE is equal to 2 cm, AD is equals to 3 cm, BD is equals to 4.5 cm, then find CE. एक ट्राइंगल है ABC, ABC, DE are the points on side AB. AB पर एक पॉइंट है D और AC पर एक पॉइंट है E, such that DE, ये और ये क्या है पैरेलल है, DE is parallel to BC. AE 2 cm, AD 3 cm, BD 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड CE। ये हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि जब भी कोई साइड किसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हम किसी ट्राइंगल में किसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसे इक्वल रेशो में कट करती है। ये चीज़ आपको पता है सबको। तो इन दोनों का जो रेशो होगा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू क्या होगा AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा। ये चीज़ हम प्रूफ कर चुके हैं कई बार थ्योरम्स में। वैसे मेन थ्योरम हमारी ये होती थी दैट AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, लेकिन हम प्रूफ करके फिर ये ले आते थे दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। वैल्यूज पुट करेंगे। AD की वैल्यू कितनी 3 अपॉन 4.5 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन EC। EC हमें फाइंड करना है, EC इधर चला गया, 2 इंटू 4.5 अपॉन 3। 4.5 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 9,
अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो EC कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इन द फिगर इफ B1 B2 B3 एंड A1 A2 A3 हैव बीन मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंस इन व्हाट रेशियो C डिवाइड्स AB। अब यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो C है ये AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए A के अगर हम देखें तो कितने पार्ट किए गए हैं, 1, इसके पैरेलल इस तरह से ड्रॉ करते थे ना, 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने पार्ट किए गए हैं 8 पार्ट। तो ये कितना हुआ हमारा 8 पार्ट। और अगर हम इसको देखें तो देखिए इसके पैरेलल जाते थे 1 2 3 4 और ये फिफ्थ है 5, इसके कितने पार्ट है 5। तो हमारा AC इज टू CB कितना आ जाएगा 8 इज टू 5। और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है sin A प्लस कॉस B, sin A प्लस कॉस B इज इक्वल्स टू 1, A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड B इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, तो B हमारा 90 डिग्री से बिलो होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ B, यू हैव टू फाइंड B। यहाँ पे पुट करेंगे A की वैल्यू, तो sin 30 प्लस कॉस B इज इक्वल्स टू 1। sin 30 की वैल्यू कितनी बताइए जल्दी से, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस cos B इज इक्वल्स टू 1। तो cos B इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, cos B इज इक्वल्स टू 1/2, 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट हुआ 1/2। cos B 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताएंगे जल्दी से, cos B इज इक्वल्स टू cos 60। तो B इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60 डिग्री। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा आपको दिया है, y इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया है और x प्लस वाई दिया है। तो जो दो x प्लस वाई आपको फाइंड करना है, तो सिंपल हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें से 2 अगर मैं कॉमन लूँ तो ये मेरा क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना 3। आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन है। ये आपका सर्कल है, सर्कल का डायमीटर आपको 42 सेंटीमीटर गिवन है। फिर इसने कहा कि एक आर्क है जो कि सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री बना रही है। ये क्या बना रही है 60 डिग्री बना रही है। एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क। इस आर्क की लेंथ आपको बतानी है। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क पता है, एल इज इक्वल्स टू क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। पता है ये बात सबको। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एल हमें फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू कितनी 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना आर d/2, दैट मीन्स 42/2। चलिए 0 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6। एल इज इक्वल्स टू कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, 12 solid sphere of the same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. Find the diameter of each sphere. हाँ जी, क्या कह रहा है 12 सॉलिड स्फेयर बनाए गए हैं सेम रेडियाई के एक सिलेंडर को मेल्ट करके। ठीक है,
फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर, ईच स्फीयर का आपको डायमीटर फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो हमारा सिलेंडर है जब उसे मेल्ट करके बनाया गया, एक सॉलिड सिलेंडर था उसे मेल्ट करके स्फीयर्स बनाए गए, तो दोनों की क्या चीज़ इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर्स। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equals to sum of volume of spheres। चले, तो हमारा सिलेंडर का क्या क्या गिवन है, आर हमें गिवन है सिलेंडर का 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 2/2 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हमारा आर हो गया। और आपका हाइट है एच आपकी गिवन है 16 सेंटीमीटर सिलेंडर की। और स्फीयर का आर आपको गिवन है, आर आपको फाइंड करना है स्फीयर का। 12 सॉलिड स्फीयर्स आपके बनाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब होती है। और कितने थे स्फीयर हमारे, 12 स्फीयर थे, तो 12 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, पाई से पाई कैंसल, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना 16 इज इक्वल टू 12 इंटू 4/3 इंटू आर क्यूब। चलिए इधर लेके आते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू 16 इंटू ये 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 12 इंटू 4, 3 4 टाइम्स 4 4 1, आर क्यूब इज इक्वल टू 1। तो आर इज इक्वल टू कितना 1, किसका क्यूब रूट होता है 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। तो कितने रेडियस का स्फीयर बनेंगे हमारे 1 रेडियाई के स्फीयर बनेंगे। तो डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर पूछा है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा डबल ऑफ आर, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के रेडियाई के सारे स्फीयर्स बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में क्या कह रहा है, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया गया है, तो कितनी तरह से आउटकम्स आते कर सकते हैं, टोटल आउटकम्स कितने, टोटल आउटकम्स कितने आउटकम्स होते हैं, एक डाइस पे 6, तो दो डाइस में 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स 36 आउटकम्स होंगे। और पूछा क्या है डबलेट आने का, डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4, कितने आ सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कितनी तरह से आ सकते हैं 6 तरह से आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, टोटल आउटकम्स रिक्वायर्ड आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, रिक्वायर्ड आउटकम्स कितने हैं 6, टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, दैट मीन्स 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी 1/6। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी में और करके इसने एक और क्वेश्चन दिया है, वो भी प्रोबेबिलिटी का है। उसमें क्या कह रहा है, दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक क्वीन व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, टोटल कार्ड्स तो गिवन है हमें 52, और इसने कहा ब्लैक क्वीन कितनी होती है, क्वीन होती है 4, चारों कलर की, चारों अलग अलग होती है। तो ब्लैक क्वीन कितनी होती है, ब्लैक क्वीन होती है 2, तो ब्लैक क्वींस इज इक्वल्स टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गई 2/52, दैट मीन्स 1/26। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ हमारा सेक्शन 1 ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे अपना सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमारे स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो चलिए फिर देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 से आप लोगों के सेक्शन 2 शुरू हो रहा है। इसमें आपकी केस स्टडीज़ गिवन है। तो नंबर 1 केस स्टडी क्या है, आपको एक सनरूम गिवन है। द डायग्राम शो द plans for a sunroom. It will be built onto the wall of a house. The 4 walls of the sunroom are square glasses.
The roof is made using 4 clear glass panels, trapezium in a shape, all the same size, one tinted glass panel, half a regular octagon in shape. ठीक है, तो वो डायग्राम मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, जो इन्होंने कहा है उस डायग्राम को के लिए आप, मैं नीचे PDF दे दूँगी लिंक में, आप PDF रेफ़र कीजिएगा। ठीक है, मैंने उसका ग्राफ दिया है जिस ग्राफ को इन्हें सॉल्व करना है, यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके लिए। ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि इस तरह से एक सनरूम बनाया गया है कि उसके चारों तरफ ये 4 दीवारें हैं ग्लास की, और ऊपर जो है हाफ ऑक्टागन बनाए गए हैं। ठीक है, और सारे ऑक्टागन जो 4 ऑक्टागन बनाए गए हैं चारों इक्वल है। तो अब ये क्या कह रहा है, इसके ए पार्ट में क्या रहा है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द, यहाँ पे ऊपर लिखा है, एक जगह लिखा है रेफर टू टॉप व्यू, एक जगह लिखा है रेफर टू फ्रंट व्यू। तो ये टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। जब भी वो बोलेगा रेफर टू टॉप व्यू तो हम इसे देखेंगे, और जब बोलेगा रेफर टू फ्रंट व्यू हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो ये रेफर टू टॉप व्यू में क्या कह रहा है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स J एंड I। तो J के इन्होंने पॉइंट गिवन है 6 एंड 17 और I के हैं 9 एंड 16। ओके, अब इसने क्या कहा, इनका मिड पॉइंट बताइए। तो मिड पॉइंट हमें पता है, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का तो फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है ना, हमें डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 कितना, 6 प्लस 9 अपॉन 2, 17 प्लस 16 अपॉन 2, दैट इज 15 अपॉन 2 एंड 33 अपॉन 2। और ये कौन सा है, आपका ऑप्शन 3 है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन बी देख लेते। हाँ जी, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस। ये यहाँ पे पॉइंट P है, ये क्या है, पॉइंट P है, और इसकी डिस्टेंस इसने y एक्सिस से, ये वाला हमारा y एक्सिस है, तो डिस्टेंस देखेंगे 1 2 3 एंड 4। ये पूरा 4 नहीं है, कितना है, लगभग 3.5 है, लेकिन हमें ऑप्शन में एग्जैक्ट 4 गिवन है, तो हम कितना आंसर देंगे, 4 देंगे। 3.5 तो इसमें गिवन नहीं है, तो हम कितना देंगे इसका आंसर, 4, यानी कि इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A, कहाँ पे है पॉइंट A, ये रहा, एंड पॉइंट S इज, A and S, okay, this is S, okay, here is S। तो काउंट करते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कितने पॉइंट्स हैं, 16 पॉइंट्स। तो इसमें आंसर है इसका कितना आ जाएगा, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ओके जी, क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है रेफर टू फ्रंट व्यू, फिर से फ्रंट व्यू रेफर करा रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A एंड B। A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, तो पहले हमें A और B के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो A के हम पॉइंट अगर निकालें तो x एक्सिस ये वाला कितना है, x एक्सिस से 1, और y एक्सिस पे कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो A के पॉइंट्स क्या आ गए, 1 एंड 8। B के देखें, B है यहाँ पे 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो A और B के पॉइंट क्या गए, A के पॉइंट आ गए 1 एंड 8, B के पॉइंट आ गए 5 एंड 10। और आप उसे क्या कहा, A/B क्या है, को कट कर रहा है, कोई पॉइंट है P है सपोज, किस रेशो में कट कर रहा है, 1:3 में। रेशो वाला फॉर्मूला याद है, अगर ये हमारा AB है तो ये पॉइंट P होगा, ये 1:3 के रेशो में कट कर रहा है, और ये हमारा 1:8 हो गया, और ये हमारा 5:10 हो गया। हमें इस P के पॉइंट XY बताने हैं, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। X इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 × 1 प्लस 1 × 3। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे, m1 कितना 1 × 5 प्लस
3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 3, 5 एंड 3 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 आ गया x की वैल्यू। ऐसी y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू क्या होगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना 1 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 8 अपॉन 1 प्लस 3, 3 8 जा 24, 24 एंड 10 34 अपॉन 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा आ रहा है ऑप्शन में, देखिए हमारा ऑप्शन में 2 आ रहा है और 34 अपॉन 4 आ रहा है। तो इसमें आएगा हमारा 8.5 आएगा, इसे सॉल्व करके 8.5 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी का आंसर आ गया ऑप्शन 4। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल था। अच्छा जी, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर ई। इसी डायग्राम पे क्वेश्चन नंबर ई भी इसने एक और दिया है। क्वेश्चन नंबर ई में क्या कह रहा है, इफ ए पॉइंट एक्स वाई, कोई भी पॉइंट है एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड एस, क्यू कहाँ पे है यहाँ पे और एस कहाँ पे है यहाँ पे, इससे इक्वी डिस्टेंस है कोई पॉइंट, क्या दिया है एक्स वाई जो है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम क्यू एंड एस, ठीक है। और आपको रिलेशन बताना है एक्स और वाई में। तो हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, लगाते हैं। सपोज इक्वी डिस्टेंस जो है वैल्यू वो एक्स वाई ए बी सी, ये हमारा क्यू है, ये हमारा सपोज एक्स एस है और इससे कहीं पे डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये है एक्स वाई, ये आपको इन शॉर्ट दिया है। और आपको क्यू और एस की वैल्यू इसने दी है तो हमें इसमें निकालनी नहीं है। क्यू की वैल्यू इसने दी है 9 एंड 8 और एस की वैल्यू इसने हमें दी है 17 एंड 8। ये इससे इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि ये अगर ए है तो ये भी ए है। तो सपोज ए बी सी डी सब हो गया, ये ले लीजिए, एच ले लेते हैं। तो क्यू एच इज इक्वल्स टू एस एच, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे दोनों तरफ, अंडर रूट 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, 8 माइनस वाई के होल स्क्वायर से 8 का माइनस वाई का होल स्क्वायर कैंसिल। अब ये बचा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 9 टाइम्स 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x इज इक्वल्स टू 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अभी एक्स इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 18x प्लस 34x इज इक्वल्स टू 289 माइनस 81। इन्हें सॉल्व करेंगे तो कौन से आ रहा है इसके जैसा कुछ, इसे जब आप सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं। कितना आएगा 16x इज इक्वल्स टू 872, x इज इक्वल्स टू 278 अपॉन 16। जब इससे कट करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल्स टू 13 और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 है ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये डायग्राम का खेल था सारा। चलिए केस स्टडी बेस्ड सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 में ये क्या कह रहा है, अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज
द ऑब्जेक्ट बट ए डिफरेंट साइज। मतलब इसने पूरा एक थ्योरी लिखी है, इसमें ये क्या समझाना चाह रहा है आपको कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सिमिलैरिटी आपने पढ़ी होगी मैथ्स में, ट्राइंगल में पढ़ी होगी सिमिलैरिटी। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दोज आर कॉल्ड सिमिलर। उसमें साइज जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कोई टॉप हो वो बॉटम हो जाए, बट दोनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। छोटी बड़ी हो सकती है। जब हम स्केल लेते हैं, सपोज वी हैव अ बिग थिंग, जो उसकी हमें बहुत बड़ी चीज़ है, सपोज कोई बहुत बड़ी प्लेन है, ओके, और आपको क्या है, उसको किसी बच्चे को पढ़ाना है या किसी को दिखाना है, तो हम क्या बनाएंगे? एक डमी प्लेन बनाएंगे। विल मेक अ डमी प्लेन। तो हम डमी प्लेन उतना बड़ा तो नहीं बनाएंगे ना जितना बड़ा प्लेन है, तो हम उसका सिमिलर इमेज एक बनाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड सिमिलैरिटी। यही चीज़ इसने पूरा इसमें थ्योरी में लिख के आपको समझाई है, दैट व्हाट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में होता है हमारा स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है? लेंथ इन इमेज अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि हम जो रेशो में लेते हैं, सपोज अब कोई चीज़ मैं बना रही हूँ, सपोज कोई रोड है, वो 100 किलोमीटर है। अब मुझे वो जो है एक स्केल पे दिखानी है। मैं 100 किलोमीटर एक स्केल पे दिखा सकती हूँ? नहीं दिखा सकती हूँ। तो मैं क्या एज्यूम करूँगी? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर मैंने कर लिया। अब मैं 100 सेंटीमीटर स्केल पे दिखा सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं हमारे सिमिलैरिटी में। उसी में हमारा स्केल फैक्टर आ जाता है। स्केल फैक्टर में जो लेंथ ऑफ इमेज है अपॉन जो टोटल इमेज है, जो एक्चुअल इमेज है ऑब्जेक्ट की, वही चीज़ें इसने बताई हैं। सिमिलर होने के लिए रिसाइजिंग होती है। तो इसमें हमारी 4 तरह से सिमिलैरिटी हो सकती है। एक तो साइज, शेप जो है वो रीसाइज हो जाए, मतलब एक बड़ी चीज़ थी, जैसे अभी रोड बड़ी थी, वो छोटी हो गई, वो तो हुआ रीसाइज। दूसरा है रोटेशन, यानी कि अगर सपोज इधर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है और इधर उसकी मिरर इमेज आ जाए, ये इसकी हो गई, रोटेशन हो गया। एक होता है फ्लिप या रिफ्लेक्शन, यहाँ पे मिरर लगा दो तो वो जो आएगा वो उसका रिफ्लेक्शन आएगा। और एक आता है ट्रांसलेशन और स्लाइड, हम उसे उसकी जगह से खिसका दें, दैट इज स्लाइडिंग। ये हमारी सिमिलैरिटी है। तो आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में क्या कह रहा है? ए में कह रहा है ए मॉडल ऑफ बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4, 1:4 के रेशो में है। द मॉडल इज 120 मीटर लॉन्ग। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज ए विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्केल मॉडल? स्केल मॉडल की विड्थ क्या है? ठीक है जी, इसने कहा कि 1:4 जो है वो क्या है? हमारा स्केल फैक्टर है। स्केल फैक्टर क्या है? 1:4 है। 1/4 इज इक्वल्स टू, सपोज जो हमारा मॉडल है, जो हमारी इमेज है, लेंथ ऑफ इमेज ना वो x है, अपॉन जो इसने हमें मॉडल की इमेज दी है, जो बोट की विड्थ दी है, ठीक है, विड्थ ऑफ बोट, और ऊपर क्या आएगा? विड्थ ऑफ मॉडल। ठीक है, चलिए वाले पुट करते हैं 1/4। सपोज विड्थ ऑफ मॉडल x है और विड्थ ऑफ बोट क्या है? गिवन है इसने 60 मीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो x इधर जाएगा, x इधर ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा? 60/4, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो x हमारा कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। तो हमारी मॉडल बोट की विड्थ कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन बी में देख लेते हैं। क्वेश्चन बी में क्या कह रहा है? व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स? टू पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी को क्या इफेक्ट करेगा? पहला, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, वही फ्लिप हो जाए, हॉरिजॉन्टली हो जाए, सेम ही रहेगी शेप। तो अगर हॉरिजॉन्टली भी हम उसे कर दें, शेप तो चेंज नहीं हुई, तो ये तो इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर, किसी स्केल फैक्टर से उन्हें रिड्यूस या इंक्रीज कर दिया जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी इमेज पे। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, अभी ऊपर बताया भी था इसने, ट्रांसलेशन हो जाए, तो अगर ट्रांसलेटेड डाउन भी हो जाए तो भी नहीं होगा। तो फोर्थ वन क्या है? दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर मिरर इमेज नहीं है तो वो सिमिलर नहीं होंगे, समझे? तो सिमिलैरिटी को ये इफेक्ट करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन सी में क्या कह रहा है, इफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव ए स्केल फैक्टर ऑफ 1:b, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल्स इज ट्रू। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं जिनका स्केल फैक्टर a/b है तो उनमें क्या स्टेटमेंट है जो सेम होना चाहिए। पहला, द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर इज 3:b। जब उनका जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और स्केल फैक्टर a/b है तो उनकी जो पैरामीटर का स्केल फैक्टर आएगा वो भी सेम ही आएगा a/b, तो पहला तो नहीं है। दूसरा, एल्टीट्यूड हैव ए रेशियो ऑफ, यस एल्टीट्यूड हैव ए रेशियो ऑफ a/b, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर आएगा सेकंड। a/b दिया है ना उसने, अगर ये यहाँ पे रेशियो में एरिया की बात करता, इसने इसमें दिया नहीं है, लेकिन अगर ये एरिया का रेशियो लेता तो a²/b² लेता। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी आप एरिया के केस में भी a/b लेके लगा दो क्वेश्चन में इस तरह से आए तो एरिया के केस में a²/b² आएगा। नॉर्मल एल्टीट्यूड की बात थी तो a/b आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। डी में इसने कहा कि एक शेड है, एक स्टिक है इस तरह से, और स्टिक क्या है, 5 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर लॉन्ग है, और इसकी जो शेडो है वो 2 मीटर लॉन्ग है। और ये सिमिलर है, उसी टाइम पे एक हमारा ट्री है, ये ट्री है जो इन्होंने ट्री बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे इसकी शेडो बनाई है। इन्होंने कहा कि हाँ, ट्री जो है वो 12.5 मीटर है, आपको ये बतानी है ये वाली शेडो। ठीक है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, सिमिलरिटी जब आपने पढ़ी होगी, तो जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये दोनों सिमिलर है तो 5/12.5 इज इक्वल टू 2/x। चलिए सॉल्व करते हैं। x इधर आ जाएगा, 2 × 12.5/5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 25/5 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो कितनी होगी उसकी शेडो, 5 मीटर होगी, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं। ई में क्या कह रहा है, इसने बहुत बड़ा सा कुछ लिखा है जिसका ये यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ आपका टाइम ख़राब करने के लिए ये इतना सब लिख के देते हैं, बट पढ़ना तो पड़ेगा। Below you see a student's mathematical model of a farmhouse roof with measurements. The attic floor ABCD in the model is a square. The beams that support the roof are the edge of rectangle prism. E is the midpoint of AT, F is the midpoint of BT, G is the midpoint of CT. All the edges of the pyramid in the model have length 12 meter. एक पिरामिड है जो झोपड़ी के ऊपर है, वो एक पिरामिड बना हुआ है, और पिरामिड के बारे में इन्होंने सब कुछ बताया है। इसको हमें अलग से ही करना पड़ेगा। देखिए, ठीक है जी, ये एक पिरामिड है, A, B, C और D। E इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट F है, इसका मिड पॉइंट G है, H है। ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट है सब। इसने कहा कि पिरामिड की सारी साइड्स 12 मीटर हैं, तो ये पिरामिड की साइड्स हैं, A, B, B, C, T, C, ये सब क्या है, 12 मीटर की है। ठीक है, और E है मिड पॉइंट AT का, F है मिड पॉइंट BT का, G है मिड पॉइंट CT का, एंड H है मिड पॉइंट TD का। ये चीज़ इसने ऊपर लिखी है। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF। EF कहाँ पे है, यहाँ पे। वेयर EF इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एज ऑफ द ब्लॉक। ठीक है जी, अब इसकी बताइए, इसकी क्या होगी। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, ये वाला, ये मैं अलग बना लेती हूँ ट्राइंगल। ठीक है, ये A, ये B और ये T, और ये हमारा EF। E है मिड पॉइंट AT का, F है मिड पॉइंट
टीबी का। तो याद है कुछ, जब ये मिड पॉइंट होता था तो ये पैरेलल होता था एएफ एबी के, ये पैरेलल होगा, तो दैट मीन्स इनका जो रेशियो होगा आपस में वो क्या होगा, इक्वल होगा, और इसका भी रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या बनाएगा, एक सिमिलर ट्राइंगल बनाएगा। एज ई एंड एफ आर द, वैसे हमें इतना लिखना नहीं है इसमें, पॉइंट ऑफ AT एंड BT। EF जो है AT और BT के मिड पॉइंट हैं, तो EF इज पैरेलल टू AB। सो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड्स अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल्स की साइड, ठीक है। TE अपॉन TA इज इक्वल्स टू TF अपॉन TB। मैंने छोटे वाले ट्राइंगल की साइड्स ले लिए, तो सारी ऊपर छोटे वाले ट्राइंगल की रखेंगे, EF अपॉन AB, ठीक है जी। अब हमें EF निकालना है, तो निकालते हैं। TE कितना होगा, TE कितना था, 12 था। TE क्या था, मिड पॉइंट, E हमारा मिड पॉइंट था, तो TE कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये पूरा 12, तो ये हिस्सा कितना, 6 और TA तो पूरा है 12 इज इक्वल्स टू, इसे नहीं लेंगे, सिर्फ इसे लेंगे, EF अपॉन AB फिर से 12, तो EF कितना आ गया, 12 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6 मीटर, ठीक है जी। और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलाज, हाईवे, ओवरपासेस, अंडरपासेस है, हाईवे एंड अंडरपासेस पैराबोलिक इन शेप। जो हमारे अंडरपासेस होते हैं वो किस शेप में होते हैं, पैराबोला की शेप में होते हैं, यही इसने बताया। और पैराबोला जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये चीज़ इसने पूरी इसमें लिखी है। तो ए पार्ट में क्या कह रहा है, ए पार्ट में कह रहा है, इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन फाइंड इट्स जीरोस। दैट मीन्स आपको क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। तो करते हैं फैक्टर 8 के, ऐसे फैक्टर की क्या है, 2i एंड 4 2 जा 8 एंड 4 माइनस 2 2, x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 2। तो हमारी जीरोस कौन कौन सी आ गई, 4 एंड माइनस 2। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चल बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, zeros of polynomial can be expressed graphically, number of zeros of polynomial is equal to the number of points where the graph of polynomial सिंपल पूछा है, जो हम लोगों ने ग्राफ में सबसे पहले पढ़ते थे कि जो हमारे जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा वो क्या होती है, उसकी नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। तो इसमें भी हम कौन सा लिखेंगे, कौन सा ऑप्शन आएगा, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, वाई नहीं, कौन सा, एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सीधा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ, सबसे पहले इसने यही बात बोली है दैट पॉलिनोमियल इज ए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, पैराबोला, यानी कि थर्ड पार्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 इज 6 एंड सम ऑफ जीरोज इज 0। एक जीरो इसने कहा, अल्फा हमारा 6 है और अल्फा प्लस बीटा क्या है, हमारा 0 है। तो अल्फा 6 है, अगर मैं यहाँ 6 पुट करूँ तो प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा मेरा कितना आ गया, -6। मेरे पास दोनों जीरोज हो गई, दोनों जीरोज हो गई। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास होती थी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा
इज इक्वल्स टू 0 होती थी, याद है सबको? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 0। पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना था 0 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो गया और 6 6 36 इज इक्वल्स टू 0। कौन सा आंसर है ये? दिस इज आवर ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई थिंक समझ में आ गया होगा कौन सा पार्ट था ये, पार्ट डी। पार्ट ई में क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसके कितने जीरोज हो सकते हैं? कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरो होते हैं? सिंपल 2। और ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड ही ऑप्शन है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक है ना, इसे खोलोगे तो क्वाड्रेटिक ही बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? 20 में कह रहा है दैट ए स्टॉप वॉच वॉज यूज टू फाइंड द टाइम दैट इट टुक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू रन 100 मीटर। 100 मीटर की रेस में स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है और स्टॉप वॉच उसमें यूज़ की गई है। तो स्टूडेंट्स किस तरह से हैं कि 8 स्टूडेंट ने रेस ख़त्म की 0 से 20 सेकंड के बीच में, 10 ने की 20 से 40 के बीच में, 13 ने 40 से। तो ये आपको डाटा गिवन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए में क्या कह रहा है? इसके फर्स्ट पार्ट में ए में पूछ रहा है एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। तो इसमें आपको क्या निकालना है? इन शॉर्ट इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करते थे? क्या करेंगे मीन निकालने के लिए? मीन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ये हमारे पास f, ये हमारे पास x तो है नहीं हमारे पास, पहले हमें x निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालेंगे? x कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो x हमारा कैसे निकलेगा? 0 प्लस 20 अपॉन 2 दैट इज 10। सेम 20 प्लस 40 अपॉन 2 30, 40 प्लस 60 50, 60 प्लस 80 अपॉन 2 70, दिस इज 90। ये हमारा आ गया x। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? पहले एफ एक्स। तो एफ एक्स निकालते हैं, यहाँ पे हम एफ एक्स निकालते हैं। एफ और एक्स की मल्टीप्लाई 8 एंड 10 80, 30 एंड 10 300, 50 एंड 13 13 पंजे 65, 65 7 42 420 9 27। ठीक है जी। आप क्या निकालना है? सिग्मा। सिग्मा दैट मीन्स इसका पूरे का सम। तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू ऐड, हाँ जी ऐड करेंगे 2 17 कितना आया? 1720। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स आ गया। सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा एफ के लिए हमें इसका समीशन लेना पड़ेगा। इसका सम निकालते हैं। 8 एंड 10 18, 18 एंड 13 18 एंड 13 31, 31 एंड 9 40। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 40। 17 20 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसल। तो कितना आएगा इसका आंसर? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। 43 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा आंसर आ गया 43। चलिए इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है? बी पार्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास। मोडाल क्लास कौन सी क्लास होती है? मोड कैसे निकालते थे हम? मोड निकालते थे जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आता था। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सा आ रहा है? 13। तो इसकी मोडाल क्लास कौन सी होगी? ये वाली। और इसने क्या पूछा है? अपर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास। ये हमारी मोडाल क्लास, इसकी अपर लिमिट कौन सी? 60। तो इसका आंसर कितना आएगा? 60। ऑप्शन नंबर 3 इज अगेन द ऑप्शन। ओके, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में पूछ रहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द। जो हम CF निकालते थे वो किस केस में निकालते थे? मीन के केस में निकालते थे? नहीं। मोड के केस में निकालते थे? नहीं। मीडियन के केस में निकालते थे? हाँ, मीडियन के केस में निकालते थे। तो किस केस में निकालते थे? मीडियन के केस में। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2 मीडियन। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मोडाल क्लास। तो मोडाल क्लास तो हमें पता चल गई, इसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैसे निकालते थे? पहले क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे CF। तो पहले
हाँ जी, CF कैसे निकालते थे, ये 8 एज इट इज़, फिर ये 8 और 10 ऐड होगा, 8 और 10 ऐड होगा कितना आया 18, 18 एंड 13 ऐड होगा कितना आएगा 31, 31 एंड 6 37, 37 एंड 3 40। ठीक है, अब इसमें मीडियन क्लास कितनी आएगी, टोटल कितना है सम 40, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या होगा 40 अपॉन 2 दैट मीन्स 20। अब 20 कौन से वाले में आएगा 8, 18, 31 इसमें आएगा, तो मीडियन क्लास भी हमारी क्या हो गई, सेम हमारी मीडियन क्लास भी हो गई, यही हमारी मीडियन क्लास है और यही हमारी मोडाल क्लास है। और इसने कहा दैट द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर एंड मोडाल क्लास, तो मोडाल क्लास और मीडियन क्लास दोनों की लोअर लिमिट कितनी 40, तो सम कितना आया 40 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 80। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज अगेन द ऑप्शन। चलिए इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। ई में क्या कह रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स फिनिश्ड द रेस विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर, विद 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के अंदर कितने बच्चों ने रेस पूरी की, 60 सेकेंड तक कितने बच्चों ने की, तो कितने स्टूडेंट थे यहाँ तक 8 + 10 + 13 कितने हुए 31, तो ऑप्शन ई का आंसर क्या आ गया, ये डी था, ये ई है, ई का आंसर कितना आ गया 31, 31 इज ऑप्शन 3। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ हमारा पार्ट ए हो गया ख़त्म, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट बी शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।